हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग डियर ऑल। आज के सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज के रूप में हम लोग द हिंदू को कवर कर रहे हैं। देखने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए न्यूज जो है इसमें कवर की गई है। देखिए, न्यूज नहीं, आपके क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके आगामी परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज सेशन को, दैट इज संडे। सबसे पहला है आपके लिए गवर्नमेंट आर्म सिविलियंस इन बॉर्डर विलेजेस। तो हमको देखने का प्रयास करना होगा। यहां पर आपके सामने लिखा है, विद हाइटेंड टेरर एक्टिविटी इन जम्मू कश्मीर एंड सीआरपीएफ इज रिवाइविंग विलेज डिफेंस कमिटीज दैट वर डिसबैंडेड इन अर्ली 2000। देखिए, पहले ही 1990 के बाद से ही विलेज डिफेंस कम्युनिटीज जो है ये जम्मू कश्मीर के इलाके के लिए बनाई गई थी। ये विलेज डिफेंस कम्युनिटीज क्या करती हैं? ये विलेज के ही लोकल्स होते हैं। देखिए, हर जगह आपके लिए आर्मी नहीं हो सकती है, इसीलिए विलेज के ही कुछ लोग हैं, उन लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है ताकि कल को अगर अटैक हो जाए विलेज के ऊपर तो वो भी कम से कम सामना कर सके टेररिज्म का। अपने हाथ आपके मजबूत होने चाहिए, सेल्फ डिफेंस की पावर आपके हाथ में होनी चाहिए, तभी आपसे दूसरा इंसान भी डर सकता है। अदरवाइज अगर आपके साथ सेल्फ डिफेंस नहीं होगा तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। तो सीआरपीएफ फिर से इसी कैंप को क्या कर रही है? मजबूत करने का प्रयास कर रही है। फिलहाल हम देखने का प्रयास करते हैं क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए सेगमेंट हो सकता है। आपके सामने लिखा है, द रिवाइवल ऑफ विलेज डिफेंस कम्युनिटीज एल्बिट विद न्यू नेम विलेज डिफेंस गार्ड्स। अब ये देखेंगे आपकी राजौरी, पुंछ, जहां पर अभी क्या कहते हैं अटैक हुआ था हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर, तो वहां पर अब विलेज डिफेंस कम्युनिटीज को प्रमोट किया जा रहा है और लोगों को इस प्रकार से ट्रेनिंग दी जा रही है। तो क्या केवल जम्मू कश्मीर के लिए ही ऐसी विलेज कम्युनिटीज काम करती हैं? जी नहीं, बहुत सारे इलाके हैं जहां पर इस तरीके की कम्युनिटीज को तैयार किया जाता है और समय के साथ इसको भंग भी कर दिया जाता है। जैसे मणिपुर में आप देख रहे होंगे लिखा हुआ विलेज वॉलंटियर फोर्स इन मणिपुर, मणिपुर में ये वर्क करती है। सलवा जुडू में छत्तीसगढ़ एरिया, नक्सलाइट एरिया में वहां के लोकल्स को प्रशिक्षित करने के लिए और सेल्फ डिफेंस की पावर को प्रमोट करने के लिए इंडियन जो फोर्सेस है उनका सलवा जुडूम कैंप बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था सन 2005 के समय में। उसी प्रकार सिमिलर सिविलियन फोर्सेस इन झारखंड, तेलंगाना, जो माओइस्ट के इलाके हैं, ये सब माओइज्म के इलाके हैं, इसीलिए यहां पर भी इन सब चीजों को प्रमोट किया जाता है। ध्यान में रखिएगा कि कौन सी आपकी मिनिस्ट्री इस पर वर्क करती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, बोले तो गृह मंत्रालय जो है इस पर फोकस करता है पूरी तरीके से। थोड़ा सा इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है? वेरी गुड। इसको आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है, सेकंड न्यूज पर हम आ जाते हैं। लिखा है, डोंट शेयर डिटेल्स ऑफ जोशीमठ सर्वे विद मीडिया। आपको मालूम है कि अभी हमने रिसेंटली लेक्चर को भी देखा था और मैंने उसमें आपको बताया भी था कि जो हमारा मीडिया है वो रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को शो नहीं कर रहा है। आर्टिकल 19 जो है उसके ऊपर लगातार चर्चा में आ रहा है। वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, लेकिन ये फ्रीडम जो होती है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ होनी चाहिए। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी चीजों को भूल गया है क्योंकि टीआरपी जैसी चीजें हावी हो गई हैं और कॉर्पोरेट मीडिया सनसनी खबरों को दिखाना ज्यादा पसंद करता है, ना कि लॉजिकल और रैशनल थिंकिंग को प्रमोट करने के लिए। इसी प्रकार यहाँ पे एनडीएमए ने साफ साफ कहा है कि भाई जोशीमठ की जो भी कंडीशन हो रही है, क्योंकि इसरो के द्वारा वहां पर कुछ सर्च ऑपरेशन किए गए, पूरी रिपोर्ट तैयार की गई, बताया गया कि 5.4 सेंटीमीटर बिटवीन इतना क्या हो गया है, जोशीमठ धंस गया है। और भी कुछ सेंसिटिव इश्यूज हो सकते हैं जो कि बताया जा सकता है, लेकिन मीडिया को इस तरीके से रिवील नहीं करने की बात कही है एनडीएमए ने। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या है एनडीएमए। एनडीएमए विशेष रूप से आपको जानना चाहिए कि एनडीएमए जो है आपका, वो बेसिकली एक एपेक्स स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है एक सांविधिक संस्था है जिसका निर्माण एक अधिनियम के द्वारा किया जाता है। इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। एनडीएमए को कब गठित किया गया था? तो 2006 में गठित किया गया था। किस मैनेजमेंट एक्ट के द्वारा? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ये एनडीएमए एक थ्री टायर स्ट्रक्चर इसको बनाया गया है। सेंटर लेवल पर जो होता है वो एनडीएमए होता है, जिसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर करते हैं। एज अ चेयरपर्सन कौन है? प्राइम मिनिस्टर। उसी प्रकार आप देखेंगे कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत ना केवल एनडीएमए को गठित किया गया है बल्कि एसडीएमए भी लिखा हुआ है आपके सामने में, जो कि हेड करता है कौन? चीफ मिनिस्टर। और उसी प्रकार डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्ट के तहत डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी
क्रिएट की गई है जिसको हेड करते हैं डीएम सर। तो आपको पता होना चाहिए कि 3 टायर स्ट्रक्चर है। सबसे नेशनल लेवल पर जो है एनडीएमए, राज्यों के स्तर पर एसडीएमए और डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर डीडीएमए। इसमें कॉपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम जो हमारा विशेष रूप से अगर आपको मैं बताऊं, भारत का लगभग 59% पार्ट जो है वो भूकंप संभावित क्षेत्रों में आता है। और जोशीमठ आपको मालूम है हिमालयाज रीजन पे स्थित है। हिमालय रीजन में भी वो अगर आप देखेंगे तो ये आपका मान लेते हैं, ये आपका वृहत हिमालय है, ये आपका लार्जर हिमालय है। इसके नीचे आपका क्या आएगा, लघु हिमालय आएगा या लेसर हिमालय आएगा। इसके नीचे जो ये जो जिस थ्रस्ट से ये अलग होते हैं दोनों, इसको कहा जाता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। आप इसको मान सकते हैं कि ये वो गड्ढा है जहां पर क्या है, मलबा एकत्रित हो गया है। तो ये जहां पर मलबा एकत्रित हुआ है, इकट्ठा हुआ है, वहीं पर आज आपका जोशीमठ स्थित है। और मलबा नीचे की तरफ जा रहा है, जोशीमठ भी नीचे की तरफ जा रहा है। लगातार जिस प्रकार हम लोग वहां पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, टूरिज्म एक्टिविटीज, इन सबको प्रमोट कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, लोगों का दबाव वहां पर बढ़ रहा है, भू संरचना पर एक अतिशय दबाव देखा जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, अर्थक्वेक जैसी चीजें यहां पर बहुत आसानी से आ रही हैं। तो 59% मैंने आपको बता दिया, इसीलिए एक भारत को इसी प्रकार नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसको क्या किया गया है, पूरी तरीके से मजबूत करने का प्रयास किया गया है। तो आगामी परीक्षा के लिए ये किसी ना किसी रूप में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे हम देखते हैं, टेरर सस्पेक्ट अरेस्ट लीड्स पुलिस टू डिसमेंबर्ड बॉडी ग्रेनेड्स, यूएपीए इन्वोक्ड। एक्चुअल में अभी आपको मालूम है कि दिल्ली का एक केस हुआ है जिसमें कुछ लोगों को मार भी दिया गया, और इसको माना जा रहा है कि इसको टेरर ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ा जा रहा है। फिलहाल पूरी जांच चल रही है, तो अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं बोलने के विचार में हैं। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज आया है, यूएपीए। व्हाट इज यूएपीए? तो हमको जानना होगा व्हाट इज यूएपीए क्या है। तो एक्चुअल में यूएपीए एक कानून है जो कि निर्धारित करता है कि आप अनलॉफुल एक्टिविटीज में ना सम्मिलित हो, आप टेररिस्ट जैसी एक्टिविटीज में ना सम्मिलित हो। एक बहुत ही मान सकते हैं कि बहुत ही कठिन कानून है, जिसके तहत 6 महीने तक आपकी जमानत भी नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले इसको 1967 में पारित किया गया था, और इसका उद्देश्य क्या है कि अनलॉफुल एक्टिविटीज और एसोसिएशंस को क्या करना, पूरी तरीके से भारत में रोकना। अनलॉफुल एसोसिएशंस जैसे आप सिमी ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं, जो कि आपका स्टूडेंट वाला है, जिसमें क्या कहते हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज को बढ़ावा देता है। उसी प्रकार लश्कर है और आपका आईएम है, इंडियन मुजाहिदीन है, सब यूएपीए के तहत क्या कहते हैं डिसबैंडेड किए जा चुके हैं। अनलॉफुल एक्टिविटीज क्या होती है, एक्शन टेकन बाय एन इंडिविजुअल। अब इसमें इंडिविजुअल को भी शामिल कर दिया गया, अभी मैं आपको बताऊंगा। एसोसिएशन, दोनों को इसमें शामिल किया गया है। मतलब कोई व्यक्तिगत रूप से टेररिस्ट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है तो उसे भी यूएपीए के तहत अरेस्ट किया जा सकता है, और कोई एसोसिएशन करता है तो उसको भी यूएपीए के तहत क्या किया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है। इंटेंडेड टू डिसरप्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, आप समझ गए होंगे, संप्रभुता पर आक्षेप करने वाले को अरेस्ट किया जा सकता है। एक्ट क्या करता है, ये मैं आपको अपडेटेड एक्ट बता रहा हूं, जो कि लेटेस्ट अमेंडमेंट हो गया है, उसी के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं इसको। ये एक्ट क्या करता है कि डीजी ऑफ एनआईए जो है, टू ग्रांट अप्रूवल टू सीज्योर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी व्हेन केसेस इज इन्वेस्टिगेटेड बाय द सेड एजेंसी। एनआईए का जो डीजी है वो अप्रूवल दे सकता है। पहले डीजीपी से मदद लेनी होती थी, लेकिन अब क्या है कि जो डीजी ऑफ एनआईए है, आपको मालूम है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का गठन इसलिए किया गया है ताकि टेररिज्म जैसी एक्टिविटीज को क्या किया जा सके, बैन किया जा सके, पूरी तरीके से कर्ब किया जा सके। तो यहां पर जो डीजी है उसको ऑथराइज कर दिया गया है एनआईए का, कि वो अटैचमेंट कर सकता है, सिज्योर कर सकता है किसी की भी प्रॉपर्टी को। द एक्ट इंपावर्स ऑफिसर ऑफ एनआईए ऑफ द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर और अबव। एनआईए का जो इंस्पेक्टर रैंक है या उसके अबव का जो रैंक का अधिकारी है, वो टेररिज्म की एक्टिविटीज को क्या कर सकता है, तुरंत के तुरंत चेक कर सकता है। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इंडिविजुअल, यदि कोई एक व्यक्ति भी टेररिस्ट एक्टिविटीज में, आपको मालूम है लोन वुल्फ अटैक जो है सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट हो रहे हैं। लोन वुल्फ अटैक अगर कोई करता है तो भाई मेरे उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको भी यूएपीए के तहत अरेस्ट किया जा सकता है। तो ये है आपके लिए न्यूज, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हम देखते हैं क्या है इसमें न्यूज। एक इसमें आ रहा है, डॉक्टर्स दीदी क्रिएटिंग सोशल कैपिटल इन रूरल झारखंड। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर दीदी इंपॉर्टेंट हो या ना हो, लेकिन लोअर लेवल पर पूछा जा सकता है। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पर्सपेक्ट से। यहां पर नाम लिखा है पशु सखी प्रोजेक्ट। कुछ महिलाएं हैं जिन्होंने पशु सखी प्रोजेक्ट बनाया हुआ है झारखंड में, केस स्टडी के रूप में आप ले सकते हैं इसको।
तो ये कुछ महिलाओं ने ये पूरा प्रोजेक्ट बनाया है। इसके तहत क्या है कि ये लोग घर-घर लोगों के जाती हैं और वहां पर उनको अवेयर करती हैं कि आप जो है अपने एनिमल्स को क्या करें, वो पूरी तरीके से ठीक करने का प्रयास करें। यदि उनमें कोई बीमारी है या उनका टीकाकरण नहीं हुआ है तो उनको क्या करें, आप पूरी तरीके से उनकी टेक केयर करें। तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का चर्चा आया है यहाँ पर। उसी प्रकार आप यहाँ पढ़ सकते हो, दीज वुमेन फॉर्मली कॉल्ड कम्युनिटी एनिमल केयर सर्विस। देखिए किसी भी देश को, राज्य को और डिस्ट्रिक्ट को डेवलप होने के लिए कम्युनिटी सर्विस होना बहुत जरूरी है। समुदाय का जब तक पार्टिसिपेशन नहीं होता है, वो इलाका डेवलपमेंट कर ही नहीं सकता है। तो यहां पर इसीलिए बोला गया कम्युनिटी एनिमल केयर सर्विस प्रोवाइडर इनफॉर्मली नोन एज डॉक्टर्स दीदी। हो सकता है ऐसी चीजें जो होती हैं यूपीएससी के रिगार्डिंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होती हैं। लिखा हुआ ये क्या कर रही हैं वहां पर जाकर के, दे एडवाइज फार्मर्स अबाउट हेल्थ चेकअप फॉर देयर लाइव स्टॉक, वैक्सीनेशन, डिवॉर्मिंग, हाइजीन, ब्रीडिंग, फीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एनिमल वेस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, खासकर प्रधानमंत्री जी के कुछ मिशंस चल रहे हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। जैसे लिखा हुआ है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, आपको दिख रहा होगा 2014-15 में इसको चालू किया गया, जिसके तहत न केवल मात्रात्मक अथवा गुणवत्ता के आधार से भी हमको अपने पशुओं का क्या करना है, उनके उत्पादन सिस्टम, उनकी जो कैपेसिटी है उसको मजबूत करना है। क्योंकि एग्रीकल्चर के ऊपर किसान बेस नहीं रह सकता है। यदि दो गुना उसकी इनकम करनी है हमको लाइव, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है लाइव स्टॉक मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। इसी के तहत 4 सब मिशन चालू किए गए हैं नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत। इसमें एक पहला है सब मिशन ऑन फॉडर एंड फीड डेवलपमेंट। उसी प्रकार आप देख रहे होंगे सब मिशन ऑन लाइव स्टॉक डेवलपमेंट। याद होना चाहिए आपको कि एनडीए में ऐसा ही एक क्वेश्चन आया हुआ है लाइव स्टॉक डेवलपमेंट को लेकर के। अगर आप चेक कीजिए तो 2020 में आपसे पूछा गया है। उसी प्रकार अगर आप ये पिग डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को देखेंगे तो ये भी क्वेश्चन आपके सीडीएस लेवल पर पूछा जा चुका है। सब मिशन और स्किल डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड एक्सटेंशन, ये क्या है, ये भाई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इनको रन किया जा रहा है एज अ सब स्कीम ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, जिसके तहत मिल्क रेवोल्यूशन, वर्गीज कुरियन साहब आप जान भी रहे होंगे, भारत सरकार ने इसको ओपन किया है और व्हाइट रेवोल्यूशन के तहत ही इन चारों मिशंस को चलाया जा रहा है। 2014 से चल रहा है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरीके से आपको इन चीजों को पढ़ लेना चाहिए। उसी प्रकार शादी वादी आप लोगों को करनी हो तो यहाँ आपके लिए बहुत बहुत अच्छे अच्छे ऑफर हैं, तो आप कर सकते हैं। फिलहाल सेकंड न्यूज पे आ जाते हैं आगे। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट लाइकली टू स्पेंड 150 करोड़ ऑन गंगा सागर मेला, सेज मिनिस्टर। द स्टेट गवर्नमेंट हैज रिकवर्ड। देखिए गंगा सागर मेला दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन रहा है, क्योंकि बहुत हद तक गंगा सागर मेला इस समय चर्चा में है। और गंगा सागर मेला की इंपॉर्टेंस क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। कहाँ मनाया जाता है वो आपको पता होना चाहिए। कब मनाया जाता है ये भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ लिखा है लैक्स ऑफ पिलग्रिम्स हैव अराइव्ड टू टेक होली डिप एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ हुगली रिवर and the Bay of Bengal on auspicious occasion of मकर संक्रांति on सागर आइलैंड। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होना चाहिए, वेयर इज द सागर आइलैंड इज लोकेटेड। अगर आप देखेंगे इसकी लोकेशन को तो जो आपको बांग्लादेश दिखाई देगा, इस तरीके से बना हुआ है, वहां पर आपको दिखाई देगा सागर आइलैंड। अगर आप बंगाल अंगाल साइड देखेंगे तो आपको वेस्ट बंगाल में आपको दिखाई देगा सागर आइलैंड। ठीक है, यहां पर आपके सामने दिया हुआ है कहां इसको मनाया जाता है, तो ये हुगली रिवर आपके सामने दी गई है। इसको सबसे बड़ी बात है नेशनल मेला बनाने की बात की जा रही है। क्या बनाने की बात की जा रही है सर? नेशनल मेला बनाने की बात की जा रही है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो आइलैंड है, आपको मालूम है गंगा जब आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है उस वहां पर आप देखेंगे तो आपको सागर आइलैंड जो है आपको दिखाई देगा। इसे एक बार जरूर जाकर के मैप में चेक कर लीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये कहां पर स्थित है, वेस्ट बंगाल में स्थित है या बांग्लादेश में स्थित है। मेरे मुंह से एकदम से गलत निकल गया था, कोई बात नहीं। तो अब आप इसको चेक करके मुझे बताइएगा कि भाई ये वेस्ट बंगाल में स्थित है या बांग्लादेश में स्थित है, तो इसको कमेंट बॉक्स में जरूर पिन कीजिएगा। एक्चुअल में ये इलाका जो है ये कॉन्फ्लुएंस पर है, कहां पर? हुगली रिवर के पास। तो अब आप समझ ही गए होंगे बहुत अच्छे से ही कहां पर स्थित है। पहले मेरे मुंह से एकदम से गलत निकल गया था। तो बीच इन फ्रंट ऑफ कपिल मुनि टेम्पल, यहां पर एक नाम दिया गया है कपिल मुनि टेम्पल, इसको भी पता करिएगा। कपिल मुनि टेम्पल भी है वहां पर, लेकिन ये इलाका जो है सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपको मालूम है ये इलाका ज्वार भाटा टाइड्स के कारण बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है। ये इलाका जो है आपके वेस्ट बंगाल, ये जो इलाका है आपका बेसिकली साइक्लोन प्रोन एरिया कहलाता है। इसी कारण इस इलाके में माइग्रेशन को भी देखा जा रहा है, तो इसकी भी बहुत ज्यादा चर्चा आ रही है। जैसे मैंने यहां पर आपके लिए कनेक्ट किया हुआ है,
जैसे आप देख रहे होंगे गंगा सागर मेला इज ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग मकर संक्रांति एवरी ईयर। दे ऑल्सो ऑफर प्रेयर एट कपिल मुनि टेम्पल, यहीं पर है और वहां पर पूजा की जाती है। गंगा सागर है क्या, सेकंड लार्जेस्ट कांग्रेगेशन है, मतलब ये कुंभ जो मेला होता है उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट मेला कहलाता है। यहाँ पे लिखा है डिवोटीज एंड एंथुसियास्ट अक्रॉस द कंट्री आफ्टर कुंभ मेला एट हरिद्वार। गंगा सागर क्या है, लार्जेस्ट और ओल्ड लिविंग ट्रेडिशन है इन बंगाल में। आपको मालूम है कि यूनेस्को की कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती हैं, वहां पर इनटेंजिबल लिस्ट भी होती है। तो अभी तो फिलहाल नहीं, लेकिन आगे इसको शामिल किया भी जा सकता है। दुर्गा पूजा को उसमें शामिल किया गया था, लेकिन इसका जो उल्लेख है आपको रामायण और महाभारत काल में मिल जाता है। इसीलिए आदरणीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ये चाहती हैं कि इसको नेशनल लेवल का मेला डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि यदि नेशनल लेवल का मेला डिक्लेयर करेंगे तो फंडिंग जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। अभी क्या है, फंडिंग का क्रंच है उनके पास, लेकिन यहां पर लोग क्या है वो बहुत ज्यादा आते हैं, तो उस हिसाब से राज्य सरकार पूरी तरीके से इसमें क्या कर पा पूरी तरीके से इसको अरेंज नहीं कर पा रही है। तो इसीलिए, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि साइक्लोन प्रोन एरिया है, तो इसीलिए ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बन रहा है। नीला कुरुंजी सेंचुरी, देखिए सबसे पहली चीज है, बहुत सारी सेंचुरीज है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, नेशनल पार्क है, लेकिन उनको जरूर याद रखिए जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जो अखबारों में लगातार चर्चा में रहती हैं। नीला कुरंजी को अगर आप देखेंगे तो ये एक प्रकार का फूल आपको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये प्रोटेक्टेड प्लांट हो गया है कहां पर, केरला में। तो क्या केरला में ही पाया जाता है? जी नहीं, केवल केरला में नहीं पाया जाता है, लेकिन केरला गवर्नमेंट जो है वो नीला कुरुंजी सेंचुरी को क्रिएट करने का प्रयास कर रही है। जबकि 2006 में इसको अनाउंस किया गया था, 2006 में इसको अनाउंस किया गया था, लेकिन अभी तक ये चीज हो नहीं पाई है। फिर से ये चर्चा में आ रही है कि नीला कुरंजी सेंचुरी को लेकर के, तो क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है नीला कुरुंजी को लेकर के। तो ये एक क्या है, एक श्रब है, एक झाड़ी की तरीके है जो इस तरीके से नीले नीले कलर की दिखाई देती है। दैट इज फाउंड इन शोला फॉरेस्ट। आप देखेंगे कि यूपीएससी आपसे पहले भी पूछ चुका है, वेयर इज द शोला फॉरेस्ट लोकेटेड। तो शोला फॉरेस्ट आपको मालूम होना चाहिए, साउथ इंडिया में शोला फॉरेस्ट जो है वो पाए जाते हैं। कहां कहां, वेस्टर्न घाट, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। उसी प्रकार आप देख रहे होंगे लोकली नोन एज कुरुंजी फ्लावर्स लगभग 1300 से 2400 मीटर ऊंचाई पर आपके क्रिएट होते हैं। नीलगिरी हिल्स जिसको ब्लू माउंटेन भी कहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा भारत में ब्लू माउंटेन और कहां पर पाए जाते हैं, किस इलाके के माउंटेन को ब्लू माउंटेन का दर्जा दिया गया है। नीलगिरी हिल्स जो है उसको ब्लू माउंटेन के रूप में भी जान रहे हैं। गॉट देयर नेम किस लिए, क्योंकि पर्पल ब्लू फ्लावर के ये आपके नीला कुरुंजी होते हैं, जो कि 12 सालों में लगभग एक बार उगते हैं। दैट ब्लूम ओनली वंस इन 12 ईयर्स। कुरुंजी माला सेंचुरी कहां पर है, केरला में है। इसका एक काम क्या है सेंचुरी का, कि ये प्रोटेक्ट करता है इसी कुरुंजी के फ्लावर को। कौन सी ट्राइब्स है जो कि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जानी जाती है, तो आपके सामने लिखा है द पलियान ट्राइबल पीपल लिविंग इन तमिलनाडु यूज इट एज अ रेफरेंस टू कैलकुलेट देयर एज। मतलब इसको यूज करते हैं किसके लिए, अपनी एज को कैलकुलेट करने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए पलियान ट्राइबल्स कहां पर रहते हैं, और ट्राइब्स जो है आपके एग्जाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कर्नाटका में भी नीला कुरुंजी सेंचुरी पाई जाती है, तो ऐसा नहीं है कि केवल केरला में पाई जाती है, याद रखिएगा। बहुत सारी स्पीसीज होती है जो लगभग 6, 9, 11, 12 साल में उगती हैं। Besides Western Ghat, नीला कुरुंजी is also seen in Shevaroy in Eastern Ghat। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा शेवरॉय हिल्स कहां पर हैं। थोड़ा शेवरॉय हिल्स के बारे में बताइएगा, हिल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन ईस्टर्न घाट एंड संधुरु हिल्स ऑफ बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका, इसको जरूर याद रखिएगा। संधुरु हिल्स कहां पर होती हैं, दैट इज कर्नाटका। कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस जो है आपसे लगातार यूपीएससी पूछता है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। चलिए आगे हम देखते हैं, आगे हमारे लिए कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है। ये इतना इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, ये थोड़ा सा हमको देखना होगा, क्योंकि अगर यूपीएससी का पेपर आप उठा करके देखेंगे तो सीएए, ये जो इंसान आपको दिख रहा है दैट इज अमर सेन नोबेल लॉरिएट, इनके ऊपर डायरेक्टली यूपीएससी ने डायरेक्ट इन्हीं के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन पूछे हैं, दो दो तीन तीन बार पूछे हैं। तो पता होना चाहिए आपको भाई साहब क्या कह रहे हैं। तो इन्होंने एक्चुअल में सीएए के बारे में कुछ चर्चा की है कि सीएए जो लागू किया जा रहा है वो बहुत गलत है। ये महात्मा गांधी के जो ऑब्जेक्ट हैं
उससे मेल नहीं खाता है। जो हमारी सेकुलरिज्म की पॉलिसी है, जो हमारे संविधान कहता है, उससे भी कहीं न कहीं ये मेल नहीं खाता है। ये जो है मैजॉरिटेरियन का रूल को बढ़ावा देता है, माइनॉरिटी को क्या करता है, एक प्रकार से डिस्टर्ब करता है, माइनॉरिटी को पूरी तरीके से संरक्षित नहीं करता है। तो इस तरीके की इन्होंने बात की है। फिलहाल हमको इसके ऊपर ज़्यादा नहीं जाना, हमको ये पता करना है सीएए है क्या? सीएए एक्चुअल में एक कानून है, जिसको भारत सरकार ने 2019 में पारित कर दिया था, जिसके तहत बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से आने वाले जो भी नॉन मुस्लिम्स हैं, जिसमें हिंदू हो सकते हैं, सिख हैं, जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं, पारसी हैं, क्रिश्चियन हैं, ये जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं, ये वहां से आते हैं। एक्चुअल में क्या है कि जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और आपका बांग्लादेश है, ये इस्लामिक कंट्रीज हैं, और माना जाता है कि अगर इस्लामिक कंट्रीज है तो मुसलमान जो है वहां पर ठीक कंडीशन में होंगे, लेकिन जो आपके माइनॉरिटी हैं उनके लिए कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है। इसीलिए भारत ने सीएए के द्वारा इन जो 6 कम्युनिटीज का मैंने आपसे चर्चा की है, हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी, क्रिश्चियन, इनको भारत ने अपने दरवाजे ओपन किए हैं कि अगर वो आना चाहें तो हम उनका वेलकम करने के लिए तैयार हैं। तो यहां पर केवल यही बात की गई है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज सीएए। नेक्स्ट, अगर क्या देखें, वही जो मैंने अभी आपको बताया भी था इसके बारे में, लाइव्स इरोडेड बाय सी आइलैंडर्स गेट बाय फाइंडिंग ऑड जॉब्स एट गंगा सागर मेला। याद रखिएगा, कल्चरल एस्पेक्ट से यूपीएससी पहले भी क्वेश्चन पूछता रहा है, आपको पता होना चाहिए गंगा सागर मेला का क्या इंपॉर्टेंस है। जब इसे नेशनल मेला बनाने की बात की जा रही है तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपके सामने सागर आइलैंड की चर्चा की गई है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको कहा। सागर आइलैंड जो है ऐसी जगह पर लोकेट है जहां पर जो साइक्लोन प्रोन एरिया है, ये साइक्लोन प्रोन एरिया पर आता है, और ये साइक्लोन प्रोन एरिया जो है यहां से माइग्रेशन लगातार होता रहता है, तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। फिलहाल सागर क्या है तो आपके सामने मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि सागर द लार्जेस्ट आइलैंड इन सुंदरबंस आर्चीपिलागो। आर्चीपिलागो क्या होता है थोड़ा सा बताइएगा। दैट इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड, इज नॉट ओनली इरोडिंग बट आल्सो हैज सम होम ऑफ फॉर मैनी पीपल रेंडर्ड होमलेस बाय सी इरोजन ऑन अदर स्मॉलर आइलैंड अमंग देम इन। इसकी बात की जा रही है भाई साहब जो घूम रहे हैं इस समय। तो एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए वेयर इज द सागर आइलैंड इज लोकेटेड। थोड़ा सा पता रहेगा तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आपको ये भी पता होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एज इरोजन विल, एक मिनट, लिखा भी हुआ है as erosion will eat out the land on island, the people of Sagar will be more dependent on tourism, particularly गंगा सागर मेला। इसीलिए इसको नेशनल मेला की चर्चा की जा रही है। दूसरी तरफ ये साइक्लोन प्रोन एरिया भी है, तो आपदा प्रबंधन हमारे जीएस का एक बहुत अच्छा टॉपिक है, तो उसको भी हमको देखना होगा। फिलहाल यहाँ पर एक नाम दिया गया, एंशियंट डीएनए ट्रेसेस माइग्रेशन हिस्ट्री ऑफ जॉइंट टॉर्टॉइस। टॉर्टॉइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूपीएससी इससे क्वेश्चन जरूर बनाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको लिखा हुआ है, इसको पूरा आप पढ़िएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइलैंड इन द वेस्टर्न इंडियन ओशन वर होम टू जायंट टॉर्टॉइस दैट डोमिनेटेड देयर इकोसिस्टम बिफोर द अराइवल ऑफ ह्यूमंस के आने से पहले ही। तो वही लिखा हुआ है, एन एग्जामिन एंशियंट डीएनए रिसर्चर्स हैव एस्टिमेटेड हाउ दीज एनिमल्स माइग्रेटेड आउट ऑफ अफ्रीका। एक्चुअल में ये जितने भी जॉइंट टॉर्टोइस है, माना जाता है कि इनका अफ्रीका में जन्म हुआ और अफ्रीका से ही ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में गए हैं। उसमें मेडागास्कर भी है, उनमें बहुत सारे आपके मैनी आइलैंड्स है उसमें है, उसमें भारत में भी आइलैंड, भारत में भी क्या कहते हैं, जो माना जा रहा है कि ये आए हैं तो वहीं से आए हैं। तो एक्चुअल में आपको थोड़ा सा यहाँ पर ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से अल्फ्रेड वेगनर को भी पढ़ लेना चाहिए, जिसने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को आपको दिया था। तो थोड़ा सा उसको देख लेंगे तो आपकी चीजें आराम से तैयार हो जाएंगी। भारत पहले कहां पर था, किस देश के साथ अटैच था, फिर ये भी आपको पता होना चाहिए। और भारत जो है अपनी नॉर्थवर्ड डायरेक्शन पे घूम रहा है टेक्टोनिक इफेक्ट के कारण, तो इतनी सी बातें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, द स्पीसीज लाइकली ओरिजिनेटेड फ्रॉम डिस्पर्सल फ्रॉम अफ्रीका इन द लेट इयोसीन और ओलिगोसीन इपोक। मतलब ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आपको पढ़ना चाहिए इयोसीन और ओलिगोसीन का इंपॉर्टेंस क्या है। और इसमें आपको क्या चीज जानने वाली है, तो यहां पर मैंने आपके लिए स्पेशली मेंशन कर भी दिया है कि एक्चुअल में ये जो जॉइंट टॉर्टोइस है, इसकी 2 सब स्पीसीज पाई जाती है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैनूरिया इमिस फायरी एंड मैनूरिया इमिस इमिस, दे आर द लार्जेस्ट टॉर्टोइस इन मेनलैंड एशिया। ये जो आपको एशियन ज्वाइंट, ये विशेष रूप से मैं बात कर रहा हूं एशियन ज्वाइंट टॉर्टोइस की, और एशियन ज्वाइंट टॉर्टोइस की ये 2 सब स्पीसीज आपको दिख रही हैं। जो एशियन
जाइंट टॉर्टोइस होता है, ये लार्जेस्ट टॉर्टोइस माना जाता है अपने आप में। लिखा भी हुआ इट इज द ओनली टॉर्टोइस दैट लेज इट्स एग्स अबव ग्राउंड इन अ नेस्ट। यही एशियन जॉइंट टॉर्टोइस है जो कि बकायदा अंडे भी देता है। कहां पाया जाता है? तो सर एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाया जाता है। अभी देखेंगे कहां पर है एवरग्रीन फॉरेस्ट। ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट में भी पाया जाता है, इंक्लूडिंग बैम्बू फॉरेस्ट जो होते हैं वहां पर भी पाया जाता है। सदाबहार वन में भी पाया जा रहा है। सो कहां कहां पाया जाता है? तो बांग्लादेश भी है, इंडिया भी है, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर में तो एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो यहाँ यहाँ पाया जाता है। इंडिया में कहां पाया जाता है? नेन नेंगपुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जरा इसको देखिए और मुझको बताइए, क्योंकि मैंने इसका जो स्टेट है उसका नाम मैंने डिलीट कर दिया है। इसको जरूर मुझको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेंगू पाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? नॉर्थ कछार हिल्स बहुत ज्यादा चर्चा में रही थी असम और मेघालय को लेकर के डिस्प्यूट के कारण। ये नोंगे खिलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? जरा इसको प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और इसको नोट भी रखिएगा। आईयूसीएन का स्टेटस क्या है? दैट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। यूपीएससी का पेपर उठाइए, बहुत बार यहां से क्वेश्चन निकलता है टॉर्टोइस के ऊपर। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में आता है। साइट्स साइट्स वो एक प्रोटोकॉल है जिसके तहत आप जो प्रोटेक्टेड एनिमल्स होते हैं उनका आप ट्रेड नहीं कर सकते हो इंटरनेशनल लेवल पर। मतलब इलीगल ट्रेड बहुत ज्यादा होता है। आपको मालूम है कि चाइना और ये इलाके जो है आपके यहाँ पर बहुत हद तक ये लोग मीट भी इनका खाते हैं, साथ में दवाइयों में भी इसको यूज करते हैं। इसी कारण क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में है। तो पता होना चाहिए साइट्स के अपेंडिक्स सेकंड में है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है उसमें भी ये आपका प्रोटेक्टेड एनिमल के रूप में रखा गया है। तो इस चीज को याद रखिएगा, दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो हमको जानना है, टोंगा इरप्शन सिमिलर टू माउंट सेंट हेलेंस इरप्शन। टोंगा दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जरा हम इसकी लोकेशन को देख लें तो हमको समझ में आ जाएगा कहाँ है। देखिए पहले भी बकायदा टोंगा में इरप्शन हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो पहले भी टोंगा का इलाका लिखा हुआ, हुंगा टोंगा हुंगा हा पतई इरुप्टेड, आपको दिख रहा होगा जनवरी 15 में इसमें इरप्शन हुआ है। टोंगा है कहां पर ये आपको पता होना चाहिए। कैपिटल सिटी आपके सामने लिखी हुई है नुकू ओफो। ऑस्ट्रेलिया के जस्ट बगल में पाया जा रहा है। इसको भी देखिएगा जरा टोंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है। कहां पर है वैसे हम देख लें तो आपको मालूम है ये पूरा इलाका आपको रिंग ऑफ फायर के रूप में दिखाई दे रहा है। ये आपके सामने लिखा है हुंगा टोंगा वॉल्केनिक इरप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पहले भी इससे क्वेश्चन बन चुका है। जरा कमेंट बॉक्स में मुझे प्लीज बताइएगा कि टोंगा किस एरिया में आता है। पॉलिनेशिया में आता है, माइक्रोनेशिया में आता है या मेलानेशिया में आता है? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। टोंगा इज अ पार्ट ऑफ पॉलिनेशिया, आइदर मेलानेशिया और माइक्रोनेशिया। दैट इज टोंगा आपके चर्चा में बना हुआ है। ठीक है। तो यहां पर ये लिखा हुआ है कि टोंगा जो है इस तरीके से है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों यहां पर इरप्शन हो रहा है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसी तरीके की ये एक न्यूज आपको दी गई है। द फोर्सेस जनरेटेड बाय जनवरी 2020 टोंगा इरप्शन ग्लोबली ऑब्जर्व। एक्चुअल में इतना ज्यादा इरप्शन हुआ है इसका कि देखा गया है कि पूरे विश्व में एटमॉस्फेरिक वेव क्रिएट हो गई थी इसके कारण। The eruption of the volcano was the largest volcanic explosion in more than 30 years। आपको मालूम है पिछले साल ही हुआ था। अभी भी क्या कहते हैं, अभी भी चर्चा में बना हुआ है। By the resulting atmospheric waves to estimate the overall forces the eruption imposed on the earth invented over time। तो मतलब दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा इसके बारे में जरूर देखिए। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से टोंगा इंपॉर्टेंट है, इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन इंपॉर्टेंट है। रिंग ऑफ फायर में आता है, किसका पार्ट है आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर पैसिफिक प्लेट किन प्लेटों से टकरा रही है, थोड़ा सा इसको देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीज समझ में आ जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट है व्हाट लेड टू द गवर्नर सीएम रिफ्ट इन तमिलनाडु। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर से वही चर्चा है। एक्चुअल में कुछ नहीं है, सीएम साहब ने जो लिख करके दिया था प्लान, क्योंकि आर्टिकल 87 के तहत प्रेसिडेंट और 176 के तहत गवर्नर के पास ये एक जिम्मेदारी दी गई है कि जब भी नया इलेक्शन होगा, नई पार्टी बनेगी, तो सबसे पहला जो संसद या विधानसभा का सत्र होगा उसको संबोधित कौन करेगा? संसद में राष्ट्रपति करेंगे और राज्य में विधानसभा में राज्यपाल करेंगे। और प्रत्येक वर्ष का जो प्रथम सत्र होता है जो कि जनवरी में आयोजित किया जाता है, उसको प्रेसिडेंट संसद को संबोधित करेंगे और गवर्नर जो है वो राज्य विधानसभा को संबोधित करेंगे। 87 और 176 में ये चीज लिखी हुई है। लेकिन इस समय जब ये संबोधन करते हैं
हैं तो संबोधन केवल सेरेमोनियल नहीं होता है, बल्कि इसमें गवर्नमेंट का जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका पूरा विजन शो करते हैं गवर्नर साहब कि आगामी साल में हमारी सरकार क्या-क्या प्राप्त करेगी। और इसीलिए और यहाँ पर एक्चुअल में गवर्नर ने क्या किया है, सीएम जो तमिलनाडु के हैं उनको जो पत्र लिख करके दिया था तमिलनाडु के सीएम सर ने, उनसे उन्होंने डाइवर्जन ले लिया और कुछ बातें उन्होंने अपनी तरफ से बोली ही नहीं और कुछ अपनी तरफ से बातें ऐड कर दी, जिसको लेकर के लेखक ने भी उनको क्रिटिसाइज किया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जो सीएम ने लिख करके दिया है उसी बात को बोलना चाहिए, क्योंकि सीएम एक्चुअल में रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसीलिए यहां पर 163 की भी चर्चा आई हुई है, जिसमें लिखा हुआ है कि गवर्नर जो है वो एक्ट करता है एड एंड एडवाइस पर, किसकी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। इसी प्रकार प्रेसिडेंट भी एड और एडवाइस पर काम करता है, किसकी? पीएम की। तो यहां पर कुछ उन्होंने अपने को डाइवर्जन में शो किया था, इसीलिए चर्चा में है। जैसे आपको सामने दिख भी रहा होगा कि ये है व्हाट डिड रवि लीव आउट इन एड्रेस। जब ये अपना बोल रहे थे, अपनी स्पीच दे रहे थे, तो ये द्रविड़ मॉडल ऑफ गवर्नेंस के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बोला। उसी प्रकार इन्होंने तमिलनाडु, उसमें लिखा हुआ था पत्र में कि तमिलनाडु हेवन ऑफ पीस के रूप में है, तो ये भी नहीं बोला। न्यूमरस फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितना आया, क्या चीजें थी, वो सब भी इन्होंने यहां पर क्या किया, इस चीज को छोड़ दिया गया। तो पहली बार इस चीज को देखा गया है, यहां पर बताया जा रहा है देयर वाज द फर्स्ट टाइम दैट अ गवर्नर चूज टू, पढ़ सकते हैं, स्किप सर्टेन पैराग्राफ इवन व्हेन रिलेशन बिटवीन गवर्नर एम चन्ना रेड्डी चीफ मिनिस्टर जयललिता ड्यूरिंग 1993 वर एट द लोएस्ट लेवल। उस समय भी उनके संबंध क्या थे, बहुत खराब थे, लेकिन फिर भी ऐसी चीज हरकत नहीं हुई थी। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही तमिलनाडु, जैसे ही गवर्नर साहब ने स्पीच में कुछ अंशों को हटाया, उसी समय सीएम साहब भी खड़े हुए, उन्होंने एक रेजोल्यूशन भी पारित कर दिया। इसके कारण सीएम और गवर्नर में क्लैश हो गया। गवर्नर साहब मीटिंग को छोड़ करके चले गए, हाउस से क्या कर गए, निकल गए। तो इसी को लेकर के बात की गई है। कुछ आर्टिकल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर ध्यान में देखिए। आर्टिकल 163 भी इंपॉर्टेंट है, 87 भी इंपॉर्टेंट है, 176 भी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन रहा है। यहाँ पे बिजनेस में अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ ऑस्ट्रेलिया डील कुड ओपन मोर डोर्स फॉर इंडियन फार्मा कंपनीज। ध्यान में रखिएगा, एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट अपने एक एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जिसका नाम है ECTA, इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। एक्चुअल में जब हम किसी देश से कोई सामान आयात करते हैं तो हमारे ऊपर कस्टम ड्यूटी लगती है, उसी प्रकार जब हम किसी को निर्यात करते हैं तो वो देश भी हमारे ऊपर कस्टम ड्यूटी लगाता है। लेकिन विश्व में क्या होता है कि आपसी देश देश जो होते हैं, यदि वो आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं कि भाई ना आप हमारे यहाँ टैक्स लगाइएगा ना आप हमारे यहाँ टैक्स लगाइएगा, तो इससे क्या होता है, प्रोडक्ट्स जो होते हैं एक दूसरे के देश में सस्ते जाते हैं। ठीक है, नहीं तो आप सोचिए अगर 10 रुपए का यहाँ पर कोई आपको पेन मिलता है, जब वो ऑस्ट्रेलिया जाता है तो वो उस पर 10% टैक्स लगा देंगे, तो क्या होगा, वो वहां पर कितने का मिलेगा? अब 10% का 10% निकाल सकते हो यार, उसमें क्या बड़ी चीज है। तो वहां पर वो चीज महंगी हो जाएगी। यदि ऑस्ट्रेलिया का चाइना के साथ एग्रीमेंट है और चाइना अगर 10 रुपए का प्रोडक्ट बेचता है, अगर वो कस्टम ड्यूटी फ्री हो जाता है तो उसका सामान सस्ता मिलेगा, हमारा सामान महंगा मिलेगा। इसीलिए विश्व में क्या होता है कि बहुत सारे देश जो होते हैं आपस में बाइलैटरल एग्रीमेंट भी करते हैं, मल्टीलैटरल एग्रीमेंट भी करते हैं। और भारत सरकार ने इसी प्रकार का एक एग्रीमेंट किया है, किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक डेवलप्ड देश है, भारत एक डेवलपिंग देश है। उसने हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स को ड्यूटी फ्री एक्सेस दिया है, जिसमें यहां पर जो आपके साथ चर्चा की जा रही है वो आपके लिए इंडियन फार्मा फर्म्स के बारे में चर्चा की जा रही है। भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में है फार्मा में, हम मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे हैं आपके फार्मा में। इसीलिए लिखा है इंटरिम फ्री ट्रेड पैक्ट विद ऑस्ट्रेलियन मे नॉट इमीडिएटली इनहांस इंडियन फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट डाउन अंडर। मतलब पहले पहले एकदम से इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन जल्दी ही क्या हो जाएगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा। और जैसे ही ये बढ़ेगा तो मेड इन इंडिया को भी बूस्ट अप मिल जाएगा। यहाँ पर करंट अकाउंट डेफिसिट को भी आपको देखना चाहिए, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। करंट अकाउंट डेफिसिट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो कि भारत का क्या चलता है, घाटा में चलता है। और जब भी करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है तो रुपए की वैल्यू क्या हो जाती है,
वो भी घटने लगती है, रुपए की वैल्यू घटेगी, इंपोर्ट क्या हो जाएगा सर, और ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा, एक्चुअल में इंडियन इकोनॉमी सफर करेगी। इसीलिए क्या होगा, मेड इन इंडिया को जब बढ़ाया जाता है, मेड इन इंडिया मतलब जब हमारे यहाँ ही प्रोडक्ट बढ़ेंगे तो हम यहीं से क्या करेंगे, निर्यात करना चालू कर देंगे। जब निर्यात करेंगे तो हमको ज्यादा मात्रा में डॉलर प्राप्त होगा। जब भारत में ज्यादा डॉलर आएगा तो रुपया क्या हो जाएगा, अपने आप ज्यादा से ज्यादा मजबूत होना स्टार्ट हो जाएगा। जब ज्यादा मजबूत होगा तो करेंसी क्या होगी, $1 बराबर 60 रुपए में आ जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक्चुअल में इकोनॉमी क्या हो जाएगी हमारी, और अधिक मजबूत होना स्टार्ट हो जाएगी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी के लिहाज से आपको इसको सोचना है। बाकी ऐसा इसमें एज सच कुछ भी नहीं है। इसके बाद जो हमको देखना था विशेष रूप से, थोड़ा सा आर्टिकल हमारा छूट रहा है, ये एक्चुअल में ये ब्राजील में एक घटना हो रही है। ब्राजील को थोड़ा सा देखिएगा, क्योंकि ब्राजील में इस समय जो वहां पर राष्ट्रपति चुने गए हैं इनासियो लूला दा सिल्वा, और ये जो आपके सामने पुराने राष्ट्रपति बैठे हैं जैर बोल्सोनारो, ये भाई साहब क्या हो गए, चुनाव हार गए, लेकिन इनके समर्थक जो है इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, संसद में अटैक कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, स्ट्रीट में तोड़फोड़ मचा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में अटैक कर रहे हैं। तो ये इस चीज की याद दिलाता है कि जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भी राष्ट्रपति के चुनाव हारे थे, तब भी उन्होंने, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसने भी कैपिटल हिल पर हमला कर दिया था उनके लोगों ने। तो डेमोक्रेसी पर अपने आप क्या आ जाता है, थ्रेट आ जाता है। इस मामले में भारत बहुत अच्छा है, जहां हर 5वें साल क्या हो जाती है, सत्ता अपने आप ट्रांसफर होती है, और बहुत ही शांतिपूर्ण और अच्छे ढंग से ट्रांसफर होती है। दूसरी तरफ यहाँ इजरायली फोर्सेस के बारे में और वेस्ट बैंक के बारे में लिखा गया है। इसको थोड़ा सा अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इजराइल की लोकेशन को जरूर देख लेना चाहिए। वेस्ट बैंक एक्चुअल में इजराइल के वेस्ट में ना होकर के ईस्ट में है, और गाजा पट्टी जो है वो कहां पर है, वो सर वेस्ट में है। ये वेस्ट बैंक जो है ये पैलेस्टीनियन का होम्स है, और इजराइल और पैलेस्टीनियन का लगातार कुछ ना कुछ इश्यूज चलते ही रहते हैं। तो इसको थोड़ा सा हमको देख लेना होगा। बाकी इसमें ऐसी कोई इंपॉर्टेंट आपकी रिगार्डिंग खबर अभी है नहीं। बाकी खेल से संबंधित अभी कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है जो कि डिस्कस किया जाए। तो ठीक है डियर ऑल, आज के सेशन को हम लोग यहीं पर रखते हैं। फिलहाल ये ब्राजील वाला आपके सामने लिखा हुआ है, तो वही चीज इसमें दिखाया गया है कि भाई इंडिजीनियस पीपल सपोर्ट ऑफ ब्राजील्स देन प्रेसिडेंट जैर बोल्सोनारो टेक पार्ट इन अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा फॉर फ्रीडम एंड अगेंस्ट सेंसरशिप इन ब्राजीलिया। तो एक्चुअल में कुछ नहीं है, ये सपोर्टर हैं किसके, जो पूर्व राष्ट्रपति थे जैर बोल्सोनारो। ये जो जैर बोल्सोनारो इनके सपोर्टर हैं, और ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम हार चुके हैं। तो इसी को लेकर के ब्राजील में इस तरीके का आप देख रहे होंगे, स्ट्रीट में इस तरीके की हरकतें की जा रही हैं, फायर किया जा रहा है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये हमको याद दिला देता है किसकी, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की याद दिला देता है कि किस प्रकार जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भी सत्ता को छोड़ने से इनकार किया था, उनके समर्थकों ने क्या किया था, अटैक कर दिया था संसद पर, यूएस कैपिटल पर। ये सामने आपके सामने लिखा हुआ है। तो उसी को लेकर के आपसे पूछा जा रहा है, तो हो सकता है डेमोक्रेसी को लेकर के किसी तरीके का कोई क्वेश्चन बने, या ब्राजील का इलाका अगर आप देखेंगे, ब्राजील के अगर आप इलाके को देखेंगे तो कुछ इस तरीके का बना हुआ है। और ब्राजील के इलाके के बीच से जाती है आपकी कौन सी, अमेज़न नदी जाती है। और अमेज़न नदी जो जाती है, यहाँ पर किस प्रकार के फॉरेस्ट पाए जाते हैं सर, सदाबहार फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इसी के नीचे अगर आप देखेंगे तो कैंपोस नाम का एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड भी आपको मिलता है। और ऊपर देखेंगे तो आपको लानोस नाम का एक ग्रासलैंड मिलता है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड मिलता है। तो आप इसको बेसिकली ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हैं। इसका एक पोर्ट है जिसका नाम है सैंटोस, जो कि कॉफी पोर्ट के रूप में जाना जाता है विश्व में। किसके रूप में, कॉफी पोर्ट के रूप में भी जाना जाता है। ब्राजील एक ऐसा इलाका है जहां से आपकी 0 डिग्री भी जा रही है, जहां से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रेखा भी जा रही है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा इसको तैयार कर लेना चाहिए, तो आपकी पूरी हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी पूरी तैयार हो जाएगी। तो ठीक है डियर ऑल, आज के सेशन को हम लोग यहीं पर रखते हैं। और सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।